फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। न्यूज़ एनालिसिस करने से पहले हम आज के डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आज हम एडिटोरियल्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज हमें देखना है वो है, कंडक्टिंग द पब्लिक एग्जाम्स इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक एक्सपोजेस द इनहेरेंट फॉल्ट in our education system. What changes can we bring in our public exams in the light of pandemic? तो महामारी के बीच में सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करना हमारी शिक्षा प्रणाली में निहित दोष को उजागर करता है। महामारी के आलोक में हमारी सार्वजनिक परीक्षाओं में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, In the light of pandemic, examine the extent of internal crisis in India and suggest the policy measures to reduce it. तो महामारी के प्रकाश में भारत में आंतरिक प्रवासन संकट की सीमा की जांच करें और इसे कम करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं। इसको हम दो तरफ से करेंगे। एक तो हम द हिंदू में आज आर्टिकल आया था वहाँ से करेंगे और एक इन्फोग्राफिक के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि माइग्रेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फार्मर्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड दे नीड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एज अ प्रोड्यूसर। कमेंट। तो किसान भारत में खाद्य सुरक्षा की आधारशिला हैं और उन्हें निर्माता के रूप में चुनाव करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इस बारे में हमें टिप्पणी करनी है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जो आज हमें सॉल्व करने हैं। उसके अलावा हम और भी जो एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इन द लाइट ऑफ पैंडेमिक एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ इंटरनल माइग्रेंट क्राइसिस इन इंडिया एंड सजेस्ट द पॉलिसी मेजर्स टू रिड्यूस इट। तो जो हमारा एक माइग्रेंट जो पैंडेमिक है उसने कहीं ना कहीं इनविजिबल को विजिबल कर दिया है और माइग्रेंट्स के क्राइसिस को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई किया है और एटलीस्ट लोगों के सामने पब्लिक डिस्कोर्स में इंटरनल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स को जग के सामने जाहिर किया है। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आज हम सबसे पहले सेकंड वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें, और इस आंसर को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, फिर हम कुछ पॉइंट्स इन्फोग्राफिक से देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर को फ्रेम करने के लिए एक हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में हम अपने आंसर को डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस आंसर को हमें कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। तो गाइस, इस आर्टिकल की जो फर्स्ट पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं लाइंस आपको बता देती हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको फैक्ट बुक में डालनी है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक आपको लाइंस काफ़ी अच्छी हैं और आप इसको इंट्रोडक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी कोई अगर माइग्रेंट क्राइसिस पे क्वेश्चन आता है तो आपका ये रेडीमेड इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आप जो इंट्रोडक्शन सोचेंगे उससे अच्छा इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जब भी हम वर्ड माइग्रेशन की बात करते हैं तो हमें केरला या वेस्ट एशिया याद आता है या फिर यूएसए या वेस्ट की तरफ माइग्रेशन याद आता है। पर अगर हम इंडियंस की बात करें जो माइग्रेट हुए हैं पिछले कुछ दशकों में इन कंट्रीज़ में, तो उनकी संख्या काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें उन लोगों की संख्या से जो इंडिया के अंदर ही माइग्रेट हुए हैं। मतलब इंटरनल माइग्रेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और इंडिया से बाहर जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। 300 जो इसके एस्टिमेटेड जो माइग्रेंट का स्केल है वो 300 मिलियन था कुछ साल पहले इंटरनल माइग्रेशन का इंडिया के अंदर। ऑफिशियल जो फिगर बताई गई है वो 100 मिलियन की बताई गई है, बट अनऑफिशियल जो फिगर है वो 300 मिलियन के आसपास है। ये जो नंबर है ये इसलिए होता है, ये ना केवल जो है आपका दो स्टेट्स के बीच में है, ये नंबर इसलिए हाई है क्योंकि 300 मिलियन का जो नंबर है वो ऑफिशियल फिगर से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इंटरनल माइग्रेशन न केवल 2 स्टेट्स के बीच में होता है बल्कि इंट्रा स्टेट भी होता है, एक स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन भी देखा जाता है। तो इसीलिए फिगर जो है आपकी ऑफिशियल फिगर से ज़्यादा है, एक्चुअल फिगर ऑफिशियल फिगर से काफ़ी ज़्यादा है। फिर आपको देखना है कि माइग्रेट क्यों करते हैं लोग। माइग्रेट हर साल लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको काम करना है, लाइवलीहुड्स है, उनकी मैरिजेस हो जाती हैं या वो कहीं से जो है रिफ्यूज़ सीख कर रहे हैं, क्लाइमेट से भाग रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है, फ्लडिंग है या कोई भी आपका जो है डिज़ास्टर आ गया है तो रिफ्यूज के रूप में वो भागते हैं, बिज़नेस करने के लिए बाहर जाते हैं और कभी कभी इवन अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए बाहर जाते हैं। अगर आप देखें माइग्रेशन के फिगर्स को देखेंगे तो एक इकोनॉमिस्ट ने जो नंबर्स प्रोवाइड किए थे 2011 के डेटा के अनुसार, उसने ये बताया था कि इंटरनल माइग्रेंट्स की संख्या
100 मिलियन और बढ़ गई है। 2011 से हमारी जो संख्या है वो 100 मिलियन और ज़्यादा बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मतलब कि 3 में से हर एक व्यक्ति माइग्रेंट है। ये एक हमारी इंडिया का एक सैड फैक्ट है कि जो भी हमारे 3 व्यक्ति हैं इंडियंस में से, उनमें से एक व्यक्ति माइग्रेंट है। और ये फिगर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा हमें हैरोइंग फिगर है क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो माइग्रेंट्स हैं ये पुअर स्टेट से आते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से, यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से भी काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स देखे जाते हैं। अब माइग्रेंट्स के पास क्या स्किल सेट हैं, इंटरनल माइग्रेंट्स के पास क्या स्किल सेट हैं? ज़्यादातर उनमें से अनस्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं या फिर और कुछ जो है स्किल्ड लेबर हैं। तो ज़्यादातर माइग्रेंट्स लेबर कैटेगरी में हैं, मैक्सिमम माइग्रेंट्स अनस्किल्ड हैं, कुछ सेमी स्किल्ड हैं और बहुत कम आपके स्किल्ड कैटेगरी में लाई करते हैं। जो सोशल और पॉलिटिकल साइंस से अगर आप डेटा लेंगे तो ये पता चलेगा कि इंटरनल माइग्रेशन न केवल इंडिया के 2 स्टेट्स के बीच में है बल्कि इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक की एक इकोनॉमिस्ट सुप्रियो दे ने बताया था कि इंडिया में जो नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स है वो 450 मिलियन है। ये 2011 के सेंसस डेटा से है। तो 2011 का हमारा लेटेस्ट सेंसस डेटा है और ये डेटा कलेक्ट हुए भी ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं। 9 साल पहले का डेटा हमें बताता है कि 450 मिलियन इंडिया के अंदर माइग्रेंट्स हैं और ये डेटा 45% जो है इंक्रीज़ हुआ है 2001 की वैल्यू से। तो 2001 में हमारी जो माइग्रेंट्स की संख्या थी वो 309 मिलियन थी और 2011 में जो संख्या हो गई वो 45% बढ़ गई थी और 450 मिलियन हो गई। ये जो अगर आप बात करें हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ था 2001 से 11 के बीच में वो केवल 18% था और ग्रोथ ऑफ माइग्रेशन हमने देखा 45% है। तो डेकेडल ग्रोथ ऑफ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा रहा हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से। टोटल अगर आप पॉपुलेशन के वैल्यू में कंपेयर करेंगे 2001 में टोटल हमारी पॉपुलेशन में से 30% लोग इंटरनल माइग्रेंट्स थे। 2011 में 37% लोग इंटरनल माइग्रेंट्स थे। तो कंटिन्यूसली जो संख्या है वो माइग्रेंट्स की बढ़ रही है। 450 मिलियन की जो फिगर है अगर आप उसको एक बड़े पिक्चर पे देखें, बड़े कैनवास पे देखें तो ये फिगर बांग्लादेश की पॉपुलेशन की डबल है, ये फिगर यूरोप की पॉपुलेशन की आधी है और ये फिगर यूएसए की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। और ये वो लोग हैं जो हमारे देश को चलाते हैं अपने खून से, अपने पसीने से, अपने हाथों से और अपने आंसुओं से और हमारे नेशन को बिल्ड करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको 4 घंटे का टाइम दिया गया था लॉकडाउन से जस्ट पहले। ये वो लोग हैं जिनको, और ये वो लॉकडाउन है जिसको सक्सेसिवली बार बार जो है सेंटर के द्वारा इंक्रीज़ कर दिया गया था। अब ये फंसे हुए थे, इनके पास जो है ये डेली मजदूरी करते हैं और रेंट पे करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया था और इसीलिए जब इनको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, ट्रेन और बस कुछ नहीं मिली, तो इन्होंने चूज़ किया पैदल चलना। दिन रात ये चले थे सड़कों पर, हाईवेज़ पर, रात में ये चले थे। दिन में जो है पुलिस के पहरे से बचने के लिए रात को 2-2, 3-3 बजे चले थे। और ऐसी ऐसी हैरोइंग फिगर्स थी जहाँ पर जो है एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म देने के कुछ टाइम के बाद वो फिर से चलना शुरू हो गई थी। इसी तरह से पुलिस की डंडों से बचने के लिए, बैरिकेड से बचने के लिए उन्होंने जो है राइड्स को हिच किया था। ट्रक्स की लॉरीज़ के अंदर बैठ के आए हैं, ये सीमेंट के डंपर्स में बैठे हैं और रात को जो है ये तारों के नीचे जो है आराम किया है इन्होंने, या रेलवे ट्रैक्स पे आराम किया सरकार से बचने के लिए। और यही रेलवे ट्रैक पर आराम करने का सबब उनको ये मिला था कि 14 माइग्रेंट्स को एक गुड्स ट्रेन ने काट दिया था क्योंकि ये इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि इनको सुनाई ही नहीं दिया कि ट्रेन आ रही है। ये जो डर है और ये जो अथॉरिटी से डर की वजह से ये लोग चले थे, ये वो लोग हैं जो हमारे नेशन को नरिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी सिटीज़ को अपना अनटोल्ड योगदान देते हैं। हमारे काम वाली बाई के से लेकर के, हमारे दूध वाले भैया से लेकर के, न्यूज़पेपर वाले भैया से लेकर के, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चालक, ये वो माइग्रेंट्स हैं जो हमारी सिटी की लाइफ को हसलिंग और बसलिंग बनाते हैं अपने खून पसीने से। और जाने के लिए जब उनके ऊपर कोई क्राइसिस आता है तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। डेस्परेट लॉन्गिंग जो होती है घर पे जाने के लिए, इसी वजह से बहुत सारे लोग इनमें मारे भी गए थे।
अब देखिए यहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल माइग्रेशन से लेकर के रिलेटेड कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोपागेंडा बेस्ड हैं तो और अनरिलेटेड हैं, तो ये पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। ये वाला पार्ट, इससे ऊपर वाला पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये पार्ट हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ओपिनियन पर एक ओपिनियन दी गई है, तो ये ओपिनियन है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ से देखेंगे आप कि इकोनॉमिस्ट सुप्रियो दे ने बताया था कि इंटरनल माइग्रेशन या मूवमेंट जो लोगों का होता है एक कंट्री के अंदर, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं किया है, और कुछ सेक्टर्स में और रीजन्स में जहाँ पर उनकी आवश्यकता है वहाँ मीन्स सप्लाई जो है और डिमांड की जो है हमारी प्रॉपर एलोकेशन नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंट्री में अवेलेबल है, बट जिस जगह चाहिए उस जगह अवेलेबल नहीं है, और जिस जगह ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर हमारी जो है फैक्टर्स सूटेबल नहीं है कि इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो मिसमैच है हमारे डिमांड और सप्लाई का, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हमने सही से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ मैप नहीं किया है, इसीलिए इंटरनल माइग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ये सारा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे हम यहाँ पे आएंगे कि हमें 4 चीज़ें करनी है। मीन्स हमसे पूछा गया ना कि क्या क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हमें देने हैं, तो हम 4 पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दे सकते हैं। पहला पॉलिसी रिकमेंडेशन जो हम दे सकते हैं इंटरनल माइग्रेंट क्राइसिस में, वो ये है कि हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स को सीखना है महात्मा गांधी से। उन्होंने ये बताया था कि इंडिया अपने विलेजेस में रहती है, स्मॉल टाउन्स में रहती है और सिटीज़ में नहीं रहती, तो हमें विलेज और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ये देखिए हम 60 से 70 साल लेट हो चुके हैं अपने रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए। महात्मा गांधी ने 1947 में ही हमें बताया था कि हमें जो हमारा डेवलपमेंट होगा इंडिया का वो विलेजेस से शुरू होना चाहिए। उनकी पॉलिसीज़ को नहीं माना गया था। स्वतंत्र भारत में हमने महात्मा गांधी को एज ए फादर ऑफ नेशन का दर्जा तो दे दिया, बट उनकी फ़िलॉसफीज़ को बहुत कम इम्प्लीमेंट किया अपने नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में, और यही एक खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो अगर हमने महात्मा गांधी की बात को उस वक्त माना होता और डिसेंट्रलाइजेशन और गाँव से लेकर के अगर हमने ग्राम स्वराज की बात देखी होती, गाँव से जो है हमने एक डेवलपमेंट किया होता, जैसे कि चाइना ने किया है, विलेज से डेवलपमेंट किया है उसने, विलेज से सिटी जो है सिटीज़ का डेवलपमेंट किया है, वही इंडिया को करना था, विलेजेस को डेवलप करना था, स्मॉल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके आगे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस प्रोपागेट करना था। तो अब हमने वो नहीं किया है, उसको अब हम सीख सकते हैं। हम दोबारा जो लेसन्स हैं उनको लर्न करके विलेज के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमारी जो इकनॉमी है वो हमें रूरल इकनॉमी बनानी होगी और रूरल बेस्ड इकनॉमी बनानी होगी। उसके लिए हम स्वच्छ भारत का जो नेटवर्क है उसको यूज़ करके कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री से क्या होगा कि रूरल मैन्युफैक्चरर्स को एक इंसेंटिव मिलेगा और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इससे माइग्रेशन का जो क्राइसिस है, क्योंकि हम अभी इन्फोग्राफिक देखेंगे, माइग्रेशन हमारा रूरल से अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। तो रूरल जो क्राइसिस है हमारा, रूरल से अर्बन एरिया का जो माइग्रेशन का क्राइसिस है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमने जो है अपनी रूरल इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन कर दिया, रूरल इंडस्ट्रीज़ को हमने एक काफ़ी बड़ी पुश दी, तो उससे रूरल डिस्ट्रेस भी कम होगा, फार्म इनकम जो है सप्लीमेंट होगी और आर्टिशंस वगैरह जो है बेहतर इक्विप हो पाएंगे, डिज़ाइनिंग वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी हमारे ह्यूमन रिसोर्स की। तीसरी चीज़ क्या है, हमें फॉर्मलाइज करना है वर्क फ्रॉम होम और माइग्रेशन प्लान, एक प्रॉपर हमें माइग्रेशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्योंकि ये देखिए पैंडेमिक ने सिर्फ एक हमारी तरफ माइग्रेंट की समस्या को अभी उजागर किया है, आगे भी इस तरह के पैंडेमिक्स आ सकते हैं, फिर हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें अब एक माइग्रेशन प्लान लेकर के आना चाहिए, जहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट करें काम के लिए। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पैंडेमिक आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो हमें जो है लोगों को काम देना है उनके विलेज में या क्लस्टर के पास, मतलब जहाँ पे भी वो रहते हैं उसके आसपास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें एक प्लान जो है तैयार करना होगा। और अभी तक जो है यहाँ पे जो भी रिलीफ मेजर्स दिए जा रहे हैं वो NGOs के द्वारा दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कम है। तो गवर्नमेंट को अपना जो है रोबस्ट सपोर्ट बनाना होगा। कोई भी माइग्रेंट क्राइसिस होता है या कोई भी आगे फ्यूचर क्राइसिस होता है, उस वक्त एक प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए जहाँ पर हम माइग्रेंट्स को प्रॉपर जो है सिक्योरिटी दे सकें, सोशल सिक्योरिटी और कवर दे सकें। चौथी चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें करंट जो प्लानिंग है वो
टॉप बॉटम की जगह बॉटम अप करनी होगी। पंचायत को हमें ज़्यादा जो है पावर देनी होगी कि पंचायत अपने बेसिस पे और म्यूनसिपैलिटीज़ अपने अकॉर्डिंग प्लान्स को डेवलप करें, जिससे कि लोकल जो है डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है कि उनकी क्या नीड्स हैं। उनके लिए विमेन और चिल्ड्रन एजुकेशन को नेशनल बजट में कम से कम 20% हमें एलोकेशन देना चाहिए, और पंचायत को भी मैंडेटरी एलोकेशन बढ़ाना होगा, पंचायत को भी एलोकेशन ज़्यादा करना होगा। लोकल रिसोर्सेज हमें ज़्यादा जो है कैपिटलाइज करने होंगे, जिससे कि लोकल जो है हमारा डेवलपमेंट हो सके। लोकल डेवलपमेंट से हमारे स्टेट का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, सम ऑफ, अगर हम पार्ट्स को सम करते, पार्ट्स का सम करें तो यूजुअली वो होल से ज़्यादा हो जाता है। अगर हमें इंडिया की डेवलपमेंट चाहिए तो सेंट्रलाइज से आगे बढ़ के डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ के देखना होगा। सेंट्रलाइज डेवलपमेंट हम बहुत टाइम से देख चुके हैं और ये वर्क नहीं कर रही है, तो अब टाइम है कि हमें डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि वो हमें कितना बेनिफिट दे पाएगी। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इन्फोग्राफिक के बारे में, जिससे कि हमारा आंसर और ज़्यादा अच्छा बन सके। तो गाइस, जब आप आंसर बनाएंगे अपना सेकंड वाला, उसमें आप अगर मैप दिखा देते हैं, इन्फोग्राफिक्स दिखा देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें ये देखना है कि इंडिया का माइग्रेशन मैप क्या है। जो पुअर स्टेट्स हैं, हमने देखा था कि वहाँ से आउट माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, और जो रिच स्टेट्स हैं वो ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं माइग्रेंट्स को। तो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है और कौन कौन से एरियाज़ में माइग्रेंट्स जा रहे हैं। तो ये जो येलो एरियाज़ हैं ये हमें दिखाते हैं माइग्रेटिंग स्टेट और आउटफ्लो टू द इनफ्लो स्टेट, और ये डिस्ट्रिक्ट्स विद हाई नेट आउट माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, रामपुर में, ज्योतिबा फूले नगर में, मेरठ में, बागपत में, बुलंदशहर में, हाथरस में, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर और संत रविदास नगर। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हमारा आउट माइग्रेशन ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में ही इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन से इन मतलब इंटर स्टेट अगर आप माइग्रेशन की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी ज़्यादा इन माइग्रेशन है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हमीरपुर से होता है। उत्तराखंड में माइग्रेशन उत्तरकाशी से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से, टिहरी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से, पिथौरागढ़ से, बागेश्वर से, अल्मोड़ा से और चंपावत से ज़्यादा है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में लोग जो है इन माइग्रेट करते हैं चंडीगढ़ में और गुरुग्राम में। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान से आउट माइग्रेशन होता है चुरू में, झुंझुनू में और पाली में। दिल्ली में बहुत ज़्यादा इन माइग्रेशन होता है, रेड एरियाज़ में इन माइग्रेशन है और येलो वाले एरियाज़ में आउट माइग्रेशन है। गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो गुजरात में इन माइग्रेशन होता है, मतलब लोग आते हैं वालसाड़ में और सूरत में, और ज़्यादातर जो इन माइग्रेशन होता है गुजरात में अगर आउट माइग्रेशन होता है वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट से होता है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट से लोग बाकी एरियाज़ में जाते हैं और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स सूरत और वलसाड़ में आते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर दमन, दादरा और नगर हवेली, ठाणे, मुंबई और सबर्बन पुणे, तो इन एरियाज़ में माइग्रेंट्स ज़्यादा आते हैं। जाने की अगर बात करें तो माइग्रेंट्स में रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग से ज़्यादा बाहर निकलते हैं। कर्नाटका की अगर आप बात करेंगे तो बेंगलोर में ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं और बिदार से माइग्रेंट्स ज़्यादा जाते हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो इंदौर और भोपाल में माइग्रेंट्स आते हैं और झबुआ और बैतूल से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स निकलते हैं। तमिलनाडु में अगर बात करें तो तिरुवल्लुवर, चेन्नई, कांचीपुरम, इरोड और कोयम्बतूर में ज़्यादा इन माइग्रेशन है। पुदुचेरी की अगर आप बात करेंगे तो यनम और पुदुचेरी में ज़्यादा इन माइग्रेशन है। तेलंगाना की बात करें तो रंगारेड्डी में इन माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। उड़ीसा में आउट माइग्रेशन है, बोलानगिरी और गंजम में बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन है। झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो झारखंड में बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन है, धनबाद से, लोहादर्ग से और गुमला डिस्ट्रिक्ट से। बिहार की अगर आप बात करें तो दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण,
शेखपुर, भोजपुर, बक्सर और जहानाबाद इन डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन होता है। असम की अगर आप बात करें तो सोनितपुर में इन माइग्रेशन है ज़्यादा, और असम के नलबाड़ी और दारंग डिस्ट्रिक्ट से आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा एक माइग्रेशन का मैप है पूरे इंडिया का, कौन से एरियाज़ में आउट माइग्रेशन नेट आउट माइग्रेशन है और कौन से एरियाज़ में इन माइग्रेशन है। ये मैप आपसे जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, आप इसको अपने सामने जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ सामने रखिएगा, जिससे कि आपको बार बार पता चल सके कौन से एरियाज़ में इन माइग्रेशन है, कौन से एरियाज़ में आउट माइग्रेशन ज़्यादा है, जिससे कि जब आंसर आता है माइग्रेंट्स पे तब आप इसको शो कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। एक छोटा सा डायग्राम आप बना दें तो आपके आंसर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गाइस एक क्विक इन्फोग्राफिक देख लेते हैं कि माइग्रेशन का क्या सीन है। तो जो टोटल मार्जिनल माइग्रेंट वर्कफोर्स है उसमें से 80% वीमेन हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है आपके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वीमेन जो है आपके मार्जिनल माइग्रेंट वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं और ये अनएम्प्लॉयड रहती हैं कम से कम, मतलब मार्जिनल माइग्रेंट वर्कफोर्स वो होती है जो कम से कम आधे साल अनएम्प्लॉयड रहती हैं, माइग्रेशन भी कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड भी हैं। टोटल अगर आप बात करें तो माइग्रेंट पॉपुलेशन 44.9%, ऑलमोस्ट हमने देखा था 45% इंक्रीज़ हुई है। 2001 में 314.54 मिलियन माइग्रेंट्स थे, 2011 में 455.79 मिलियन माइग्रेंट्स हो गए। तो इस तरह से आप इन्फोग्राफिक बना के आ सकते हैं। कौन से एरिया से माइग्रेशन ज़्यादा है? रूरल एरिया से माइग्रेशन अर्बन एरिया ज़्यादा है। रूरल एरियाज़ में माइग्रेशन 2001 में 226.67 मिलियन था, 2011 में ये हो गया 295.111 मिलियन। अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में जो माइग्रेशन था वो आपका जो है 50.47 मिलियन था 2001 में, और 2011 में आप देखेंगे तो रूरल एरिया से आप ऑलमोस्ट आधा है, 106.36 मिलियन है। तो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेशन कम होता है, रूरल एरियाज़ में माइग्रेशन ज़्यादा होता है। आउट माइग्रेशन की बात हो रही है ये। फिर अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की इन माइग्रेशन की, तो रूरल एरियाज़ में इन माइग्रेशन भी काफ़ी हुआ है। ये मैरिजेस वगैरह से ये इन माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि एक स्टेट के रूरल एरिया से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एज एन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स लोग मूव करते रहते हैं। अगर ट्रेंड देखें तो रूरल पॉपुलेशन यूजुअली दूसरे रूरल एरियाज़ में माइग्रेट करती है और अर्बन पॉपुलेशन यूजुअली अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करती है। वर्कर वाइज अगर आप माइग्रेशन को देखेंगे, माइग्रेंट्स को देखेंगे तो मेन वर्कर्स जो है ये 139.12 मिलियन है 2011 में, और मार्जिनल वर्कर्स आपके ऑलमोस्ट आधे हैं, इनके 54.86 मिलियन है। इनकी संख्या नॉन वर्कर्स की अगर आप बात करें तो नॉन वर्कर्स की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा थी, 261.81 मिलियन थी 2011 में। अगर वर्कर्स की मैं टोटल बात करें तो मैन जो है मेन वर्कर्स में ज़्यादा, मतलब टोटल अगर मैन का देखेंगे पार्टिसिपेशन तो मेन वर्कर्स में मैन का माइग्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए मैन का माइग्रेशन जो मेन वर्कर्स में है वो 76 लाख के आसपास है, फीमेल का 62 लाख के आसपास है। अगर मार्जिनल वर्कर्स की बात करेंगे तो मार्जिनल वर्कर्स में फ़ीमेल की संख्या ज़्यादा है और मेल की संख्या कम है। नॉन वर्कर्स में भी फीमेल की संख्या ज़्यादा है और मेल की संख्या कम है। तो फीमेल को या तो मार्जिनल वर्कर के रूप में माइग्रेट करना पड़ता है या नॉन वर्कर के रूप में वो माइग्रेट करती हैं, जबकि मेल्स यूजुअली जो है आपके मेन वर्कफोर्स के रूप में, मेन वर्कर के रूप में माइग्रेट करते हैं। अब नए माइग्रेंट्स की प्रोफाइल देख लेते हैं। ये 2001 से अगर आप 2011 के जो माइग्रेंट्स हैं, नए माइग्रेंट्स हैं, उनकी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि जो ज़्यादातर माइग्रेटेड जो नए वर्कर्स हैं उन्होंने स्कूल के बियॉन्ड पढ़ाई नहीं की है, मतलब वो मोस्टली या तो इलिटरेट हैं या बहुत कम उनको एजुकेशन लेवल है, तो उनके स्किल लेवल काफ़ी लो है। 23% जो है इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन का, जो माइग्रेशन फॉर वर्क उन्होंने किया है, माइग्रेशन वर्क का इंक्रीज़ हुआ है। ये चीज़ हमने देखी है। मतलब यहाँ देखिए ये 2001 में जो माइग्रेशन वर्क के लिए था वो 13.99 मिलियन था, 2011 में ये माइग्रेशन फॉर वर्क हो गया 17.22 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि ज़्यादातर जो नए माइग्रेंट्स हैं वो रूरल एरिया से हैं। ये देखिए 2001 में आपके थे 2001 में 10.3 मिलियन थे, 2011 में 11.09 मिलियन हो गए। इसका मतलब ये लोग जो है आपके रूरल एरिया से ये हैं, और अर्बन एरिया से जो माइग्रेंट्स हैं ये केवल 6.13 मिलियन है। तो यहाँ पे जो नए माइग्रेंट्स हैं यूजुअली ये रूरल एरिया से आए हैं। ये जो हमारी फिगर है ये सिर्फ नए माइग्रेंट्स की फिगर है जो 0 से 9 साल पहले माइग्रेट हुए हैं। ज़्यादातर
जो नए माइग्रेंट्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में गए हैं अपने स्टेट के ही काम के लिए। तो अब नए माइग्रेंट्स कहाँ जा रहे हैं? अपने ही स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं और रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं काम के लिए। तो ज़्यादातर जो हमने देखा कि ये फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अर्बन माइग्रेंट्स जो है वो उन्होंने भी अर्बन एरियाज़ को ही प्रेफर किया। तो नए माइग्रेंट्स कहाँ प्रेफर कर रहे हैं? रूरल एरिया से भी अर्बन एरियाज़ गए हैं, अर्बन एरिया से भी अर्बन एरियाज़ गए हैं और अपने स्टेट को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। एजुकेशन की अगर आप बात देखेंगे तो ओनली 21% रूरल माइग्रेंट्स जो है उन्होंने स्कूल के बियॉन्ड पढ़ाई की है। अर्बन माइग्रेंट्स की अगर आप बात करें तो 44% जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं उन्होंने स्कूल के बियॉन्ड पढ़ाई की है। तो माइग्रेशन की अगर हम बात करें, माइग्रेंट्स की अगर आप बात करें तो माइग्रेंट्स अर्बन एरियाज से जो माइग्रेंट्स हैं वो काम के लिए गए हैं और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड जॉब्स में उन्होंने काम किया है। बट रूरल एरियाज से अगर आप बात करें तो नए माइग्रेंट्स यूजुअली बहुत कम उनकी जो है स्किल सेट है और उन्होंने जो है एज ए लेबर फोर्स माइग्रेशन किया है रूरल टू अर्बन एरियाज़ में और ऐसे जो है आपके कैजुअल वर्कर के रूप में फिर वो हायर किए गए हैं। तो ये सारा आप इन्फोग्राफिक अपने आंसर में और डाल देंगे जिससे कि आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तो ये आपकी बेसिस पे डिपेंड करता है कौन सा डेटा आपको लेना है। तीनों ये इन्फोग्राफिक्स आपके साथ मैं जो है शेयर कर दूंगी टेलीग्राम के चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, t.me/civils तैयारी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी जो है अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज कहता है कि महामारी के बीच में सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन कराना हमारी शिक्षा प्रणाली में निहित दोष को उजागर करता है। तो हम आज इस क्वेश्चन को इस वाले आर्टिकल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ मोमेंट टू ट्रस्ट द टीचर। तो नोवेल कोरोना वायरस इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट एनर्जी फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तो गाइस इस आर्टिकल का बैकग्राउंड ये है कि तमिलनाडु ने 15 जून से लेकर के वहाँ की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास 10th के उनको शुरू करने की बात की है। तो ऑब्वियसली इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए तमिलनाडु नेसेसरी स्टेप्स लेगा। फॉर एग्जांपल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी कैंडिडेट्स के बीच में, 10 से ज़्यादा कैंडिडेट एक रूम के अंदर नहीं बैठेंगे और इसको इंश्योर करने के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर की संख्या है वो बढ़ा करके 3000 से 12000 कर दी गई है। अब अगर हम क्लास 10th के एग्ज़ाम की बात करें तो बेसिकली इसका नीड क्या है, इसका पर्पस क्या है। अब इसको अगर आप देखेंगे, इसको एनालाइज करें, क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है। आपकी जो 10th की मार्कशीट है बेसिक फंक्शन उसका क्या है, वो आपकी जो है बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कहीं ना कहीं काम करती है। प्रूफ ऑफ बर्थ रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है वहाँ से हम अपने सारे एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको डिग्री मिलती है, जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा होता है, मतलब कि ये एज्यूम किया जाता है कि आप इसके बाद स्कूल छोड़ रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि 10th के एग्ज़ाम की अगर आप बात करें तो 10th के बाद बच्चा 11th में जाता है और यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है या आसपास के किसी स्कूल में पढ़ता है। तो 10th के एग्ज़ाम का फंक्शन क्या है, वो हमें सॉर्ट आउट करता है कि किस बच्चे को साइंस स्ट्रीम मिलेगी, किसको जो है आर्ट्स स्ट्रीम मिलेगी, किसको कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगी। अब अगर हम इसके बेनिफिशियल इसको अगर रिचुअल की तरह देखें तो कहीं ना कहीं 10th का एग्ज़ाम एक रिचुअल की तरह हो गया है। एग्ज़ामिनेशन एक स्ट्रिक्ट रिचुअल है जहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि हमारे पूरे साल का जो स्कूल कैलेंडर है वो एग्ज़ाम के साथ कल्मिनेट होगा। हर क्लास का एग्ज़ाम यही सोच करके कराया जाता है और बच्चों को जो है जो भी वैल्यूज़ इन एग्ज़ामिनेशन से दी जाती हैं वो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। सबसे जो बड़ी वैल्यू हम देते हैं एग्ज़ाम से वो है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हम सिखा रहे हैं फियर ऑफ फेलियर है। दूसरी वैल्यू जो हम सिखाते हैं वो ये है कि अपने जॉयस को आप सेक्रीफाइस कीजिए और सेल्फिशली कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, एक दूसरे से कम्पीट करना है। आपने रिजल्ट आया होगा तो सुना होगा 99.9%, 98.7%, 99.7%, 0.01% जो बच्चों की रैंक जाती हैं और इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है कॉम्पिटिशन रहता है। और अगर आप बोर्ड की एग्ज़ाम की कॉपीज़ की बात करें तो काफ़ी ओपेक होता है। आज तक भी आप एक बार को रीचेकिंग के लिए आप अर्जी दायर कर सकते हैं, पर आपने क्या लिखा है, आपके मार्क्स कहाँ कटे, वो देखने की आपको इजाज़त नहीं है। तो काफ़ी ओपेसिटी होती है 10th के एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में। तो ये जो अर्जेंसी कहीं ना कहीं तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने फील की है हेल्थ इमरजेंसी के बीच में इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कराने की, वो एक माइंडसेट की को शो करता है। और माइंडसेट ये रीजनिंग कम है और माइंडसेट ज़्यादा है।
है। माइंडसेट है कि हमें अपना जो एनुअल साइकिल है वो कंप्लीट करनी है, और रीजनिंग इसके पीछे कोई साउंड रीजनिंग है नहीं, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि इसका फंक्शन एज सच 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का फंक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका फंक्शन होता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन्स लेने हैं, बट अगर 10th की बात करें तो यूजुअली हम उन्हीं स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ से हम 10th पास किया है। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, वहाँ से आज के डेट में 12th के एग्ज़ाम का फंक्शन तो है, बट 10th का फंक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में 10th के एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करना इतनी अर्जेंटली, ये अपने आप में माइंडसेट को शो करता है कि हमारा एग्ज़ामिनेशन माइंडसेट है, और रीजनिंग को शो नहीं करता है। अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम के पैटर्न में 10th के एटलीस्ट ये होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कोई रीजनिंग आप नहीं लगाते हैं, बच्चे सीधे याद करके उन एग्ज़ाम्स को लिख के आ जाते हैं। वहाँ पे हम रोट मेमोरी को जो है बढ़ावा देते हैं, और एग्ज़ाम का कोई रियल पर्पज़ सर्व नहीं होता, एग्ज़ाम से कोई रियल पर्पज़ सर्व नहीं होता है। बस एक पर्पज़ सर्व होता है कि हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं पास और फेल की कैटेगरी में। अब अगर आप 10th के एग्ज़ाम की रिज़ल्ट्स की बात करें तो आप इससे भी क्वेश्चन इस बात पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। अगर आप पास और फेल की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है तमिलनाडु की हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तमिलनाडु से ही आप जो है इस आंसर को अपनी मजबूती दे सकते हैं। तमिलनाडु के बोर्ड एग्ज़ाम में 98% से के आसपास जो है पास रेशियो रहता है। तो जब 98% से 99% बच्चे पास हो ही जा रहे हैं तो फिर पर्पस इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का क्या रह गया कि आप सॉर्ट आउट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पास हो जा रहे हैं। तो एक मिडिल पाथ कंसिडर करने का अब ये वक्त है। देखिए क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन की अगर आप पिछले साल की बात करेंगे तो 95% टोटल जो है तमिलनाडु में बच्चे पास हुए थे, पास कैटेगरी में लाई किए थे। बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी जहाँ पर पास परसेंटेज 99% था। तो एग्ज़ाम जो है ये जो स्ट्रक्चरल पर्पस था बच्चों को पास और फेल की कैटेगरी में सॉर्ट आउट करने का, उसको फुलफ़िल नहीं करता है। तो एग्ज़ाम फिर क्या पर्पस फुलफ़िल करता है? एग्ज़ाम बेसिकली जो है नॉर्दर्न स्टेट्स में एग्ज़ाम का फंक्शन ये है कि 10th के एग्ज़ाम को कंडक्ट इसलिए कराया जाता है कि जिससे कि अगर ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं तो 12th में एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। मतलब वो जो बच्चे फेल हो गया वो 11th-12th में की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्थ के स्टेट्स में जो पास और फेल का रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। बट साउदर्न स्टेट्स की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है 95% तक बच्चे पास हो जा रहे हैं। तो फिर ये जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे हम सॉर्ट आउट करते थे बच्चों को पास और फेल की कैटेगरी में और फिल्टर कर देते थे कि कौन सा 11th में पढ़ेगा और कौन सा नहीं पढ़ेगा, वो पर्पस तमिलनाडु में या साउथ के स्टेट में फुलफ़िल नहीं होता। तमिलनाडु में ज़्यादातर बच्चे जो है 11th क्लास में उसी स्कूल में मूव करते हैं, और यही एक मेन ग्राउंड था रिकमेंडेशन का, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि क्लास 10th के एग्ज़ाम को वॉलंटरी बना दिया जाए। तो ये चीज़ अभी पैंडमिक में भी हमें करनी चाहिए कि जब भी स्कूल खुले बच्चों को एक जो है हम इजाज़त दे दें, जो 15 जून से बात की जा रही है, बच्चों को एक वॉलंटरी दे दिया जाए, जिसको अपीयर होना है वो अपीयर करे एग्ज़ाम में, और जिसको नहीं होना है वो अपीयर ना करे। क्योंकि बेसिक जो पर्पस था सॉर्ट आउट करने का, वो हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट करने का पर्पस यहाँ फुलफ़िल हो नहीं रहा है, और मैट्रिकुलेट के जो एग्ज़ाम पहले अचीव करना चाहते थे मार्क्स के बेसिस पे, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अब तमिलनाडु में या बाकी स्टेट्स में 10th के एग्ज़ाम का फंक्शन क्या रह गया? तो 10th के एग्ज़ाम का बेसिक फंक्शन अब जो रह गया है वो ये है कि बच्चों को हम कैटेगरीज़ में सॉर्ट आउट कर दें परसेंटेज के बेसिस पे, किसको आर्ट्स मिलेगी, किसको कॉमर्स मिलेगी और किसको साइंस मिलेगी। तो अब अगर आप मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को इस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं कि किसको आर्ट मिलेगी, किसको साइंस मिलेगी, किसको जो है कॉमर्स मिलेगी, ये खुद ही अपने आप में एक फ्लॉड जो है आपकी रीजनिंग है, फ्लॉड एनालिसिस है, फ्लॉड तरीका है बच्चों को इस तरह से सॉर्ट आउट करने का। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतने यूनिफॉर्म होते हैं, इतने कभी कभी मैकेनिस्टिक होते हैं, और कभी कभी इतने बेवकूफ़ी भरे या सिली होते हैं कि उसमें जो स्कोर आ रहा है वो बच्चों के रियल कैपेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ था वाई इज़ वर्ल्ड पीस एन एसेंशियल वन। तो इसका एक फिक्स्ड आंसर है और टीचर की जॉब ये है कि बच्चा उस फिक्स्ड आंसर को ही दे, और बच्चा जो है ये नहीं लिख सकता कि ये जो क्वेश्चन है ये पुअरली वर्डेड है और थोड़ा सा नॉनसेंसिकल भी क्वेश्चन है ये। बट बच्चे से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी क्रिटिकल रीजनिंग ना लगाए
और जो उसको एक सेट आंसर टीचर ने लिखा दिया है वही आंसर लिख करके वो आंसर शीट पर आए। तो इससे हम क्या बच्चों के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये जो इस बच्चा जो रट के आया है, रट के उसने जो आंसर लिख दिया, उसके बेसिस पर हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को, ये अपने आप में एक इलॉजिकल कंपैरिजन हुआ या इलॉजिकल एक सॉर्टिंग का प्रोसेस हो गया। तो ऐसे में पैंडेमिक के वक्त बच्चों को इस हरासमेंट से, मतलब इस एग्ज़ामिनेशन में बैठाना कहीं ना कहीं उनके हरासमेंट के इक्वल है। उसके साथ साथ बच्चों में कोविड के स्प्रेड होने का खतरा भी बढ़ाता है। अब ये जब एग्ज़ाम शुरू होने की बात हुई थी कि 15 जून से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो टीचर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि टीचर्स ने कंप्लेन किया है कि बच्चों को बहुत कम टाइम दिया जा रहा है रिफ़्रेश करने का। तो यहाँ पर रिफ़्रेश किस चीज़ से संबंधित है। तो टीचर्स भी ये बात जानते हैं कि बच्चों का जो एग्ज़ाम है ये बोर्ड का, वो उनकी कैपेबिलिटीज़ का एग्ज़ाम नहीं है, उनकी मेमोरी का एग्ज़ाम है ये। और मेमोरी का एग्ज़ाम इस होने की वजह से जब लॉकडाउन हुआ था तब तक टीचर जो है बच्चों को सिखा के ख़त्म हुए थे, और बच्चों का जो मेमोरी थी वो पूरी तरह से सैचुरेटेड थी, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले थे और कुछ जगह पे एग्ज़ाम चल भी रहे थे। ऐसे में जब एग्ज़ाम के बीच में रोक दिए गए और लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया, तो बच्चों को जो है ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम मिल गया है, और इन 3 महीनों में वो बहुत सारी चीज़ें जो उनको टीचर्स ने याद कराई थी वो भूल चुके होंगे। तो बेसिकली टीचर्स का रिफ़्रेश करने का मतलब, टीचर्स का प्रोटेस्ट रिफ़्रेश करने की बात पर बेसिक ये है कि जिस तरह से एक उसमें चाबी भरी जाती है एक टॉय में, और जितनी चाबी भरी जाती है उतना वो दौड़ता है, उसी तरह से जितना हम बच्चे को याद करा देते हैं उतना वो लिखता है। अब क्योंकि टीचर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि बच्चों को याद है या नहीं, ऐसे में टीचर्स जो है चिंतित हैं कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर टीचर्स के पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती तो वो ये ज़रूर बताते कि ये इस एग्ज़ाम के स्कोर्स बच्चों को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए, सब्जेक्ट स्ट्रीम्स में सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, और इसीलिए हमें जो है एसेस करने दीजिए, क्योंकि हमें पता है बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, और हमारे असेसमेंट के बेसिस पर सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो टीचर्स ये कह सकते थे अगर उनके पास ऑटोनॉमी होती, बट ऑटोनॉमी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हमारा एक स्ट्रक्चर है हमारे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न का, और उस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में कहीं भी किसी भी तरह की इनोवेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। पास परसेंटेजेस की अगर बात करें तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में पास परसेंटेज बहुत हाई है। तो एक बोर्ड के एग्ज़ाम हमें जो क्योंकि जब पास परसेंटेज आता है तो हम फर्स्ट को ऐसे दिखाते हैं, 98.45 वाला फर्स्ट आया, 98.43 वाला सेकंड आया, 98.42 वाला थर्ड आया। तो ये जो माइक्रो डिफरेंसेस हैं इनको शो करके हम क्या हाईलाइट करना चाहते हैं। इसी तरह से यूजुअली जब रिजल्ट्स आते हैं तो आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे गर्ल्स आउटशाइन बॉयज़, तो ये क्योंकि गर्ल्स का पास परसेंटेज थोड़ा सा हाई होता है। तो ऐसे में ये जो माइक्रो डिफरेंसेस हैं, ये एक, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बनाते हैं। स्पेसिफिकली क्लास 10th की एग्जामिनेशन के बेसिस पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं बनाते हैं। तो ये डिज़ास्टर्स हमें बहुत सारे लेसन सिखा के जाते हैं। ये कोविड से भी हमें एक लेसन सीखना है, और वो ये है कि हमारा जो वेल एस्टैब्लिश्ड बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन क्रिटिसिज्म्स को देने के लिए बहुत सारी कमिटीज़ पहले भी आ चुकी हैं। उन्होंने जो है इंडिविजुअली हर क्रिटिसिज्म को हाईलाइट भी किया है। बट हमारा सिस्टम इतना पुराना हो चुका है, इतना वेल ऑयल्ड वो सिस्टम है, इतना ज़्यादा नेचुरलाइज सिस्टम हो गया है कि हम चेंज होना नहीं चाहते। अगर कोई माइनर इम्प्रूवमेंट हमें इस एग्जामिनेशन सिस्टम में चाहिए भी, तो इसके लिए हमें एक बहुत लंबे टाइम तक एफ़र्ट्स को सस्टेन करना पड़ेगा, और शायद तब तक जो ऑफिसर इंचार्ज है वो शिफ्ट हो जाए या रिटायर हो जाए। इतना लंबा टाइम लग जाएगा ऐसे सिस्टम के अंदर चेंज लाने में। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि हम कोई ऑल्टरनेटिव नेम सोचें सर्टिफिकेट का, जो 10th एग्जामिनेशन पास करने पे मिलता है। क्योंकि 10th एग्ज़ाम पास करने पे हमें क्या मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ज़्यादातर बच्चे जो है उस स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, तो वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जो A1 नेम है वो गलत है। पहले ऐसा हुआ करता था कि मैट्रिकुलेट के एग्ज़ाम बहुत कम बच्चे दे पाते थे, और मैट्रिकुलेट एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे बच्चों को जॉब्स भी मिल जाती थी, तो वो आगे पढ़ाई नहीं करते थे। और इसके अलावा 11th की जो क्लासेस चलती थी वो कॉलेजेस में चलती थी।
अब 1960s के बाद जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी, ऐसे में 11th की जो क्लासेस थी वो कॉलेजेस से हटा करके स्कूल्स के साथ मर्ज कर दी गई थी। ऐसे में जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टाइटल है वो अपने आप में एक रिडंडेंट टाइटल हो चुका है। तो सबसे पहली चेंज तो हमें टाइटल में ही लाना है। उसके अलावा हमें जो चेंजेस लाने हैं वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन करना चाहिए। और जो हम जैसे 9th में करते हैं जहाँ पे ग्रेडेड इवैल्यूएशन होता है, वो सारे चेंजेस हमें लाने चाहिए। 10th को एज एन ऑप्शनल एग्ज़ाम हम बना सकते हैं, जो बच्चा चाहे उनको दे दे। बाकी जो है हम स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। हमें ज़्यादा फेथ शो करना होगा टीचर की कैपेबिलिटी में। और 10th का ऐसा कोई पर्पस सर्व नहीं होता है, तो हम बच्चों को जो 13-14 साल के बच्चे हैं, 14 से 15 साल के बच्चे हैं, उनको बिना वजह इस प्रेशर के अंदर ना डालें, तो उससे उनकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। और स्कूल की जो एक हमारा जो इस पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं, उसको भी डील करने में एक सहायता हमें मिलेगी। तो हमारे इस आंसर राइटिंग में हमें जो है इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा यहाँ से ले सकते हैं, बैकग्राउंड ले सकते हैं कि तमिलनाडु ने कराया था, बट शायद जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक ये बैकग्राउंड किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप इस बैकग्राउंड को टोटली छोड़ सकते हैं। रिचुअल्स से आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं कि हाँ, अपने जब पब्लिक एग्ज़ाम का डिस्कोर्स होता है तो बच्चों को म्यूटेट कर दिया जाता है कैंडिडेट्स में, नाम को रिप्लेस कर दिया जाता है रोल नंबर से, और स्कूल्स जो है रिप्लेस हो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से, और टीचर जो है कन्वर्ट हो जाता है इन्विजिलेटर में। एग्जामिनेशन जो है एक स्ट्रिक्ट रिचुअल को फॉलो करते हैं जो काफ़ी सदियों से चेंज नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम जो पेपर जो आपका आंसर है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक आप हेडिंग डाल सकते हैं, फ्लॉज इन एग्जामिनेशन सिस्टम। फिर उसमें आप दे सकते हैं कि क्या पर्पस है एक 10th के एग्ज़ाम को सर्व करने का। और स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट पहले तो आप सारे पर्पस लिखिए, आप टेबल बनाइएगा। टेबल में आप एक साइड लिखेंगे पर्पस ऑफ 10th एग्ज़ाम, फिर उसको डीमिस्टिफाई करेंगे, डीमिस्टिफाइंग। फिर पर्पस को लिखिएगा और उसको डीमिस्टिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल साइंस को सॉर्ट आउट करना, तो आप लिख सकते हैं टीचर्स बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसी तरह से सेकंड पर्पस हम दे सकते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ का वो सर्व करता है, इसको भी आप डीमिस्टिफाई कर सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वाला जो एक पॉइंट है उसको भी आप डीमिस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितने हमने पॉइंट्स देखे हैं उनको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे कि 10th का क्या पर्पस है, और हर पॉइंट को आप डीमिस्टिफाई करेंगे। फाइनली आप आएंगे वे फॉरवर्ड में, तो ये बॉडी में आएगा आपका। फिर आप आएंगे वे फॉरवर्ड में। वे फॉरवर्ड में आने से जस्ट पहले एक पैराग्राफ आपको लिखना है कि इस डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि फाइनली जो एक पर्पस है एग्ज़ाम का वो सिर्फ बच्चों के अंदर रोट मेमोराइजेशन का है, और रोट मेमोराइजेशन के से जो है कोई एक्चुअल बेनिफिट बच्चों का नहीं होता। फाइनली आप आएंगे वे फॉरवर्ड में, और वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का नाम चेंज करना है। उसके बाद हमें चेंजेस लाने हैं, वॉलंटरी बनाना है, या स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमें 10th का करना चाहिए। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है लोकस के स्वाम के बारे में। लोकस बेसिकली एक ग्रासहोपर जैसे जो है इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी एक झुंड में घूमते हैं। अभी जो इंडिया के अंदर लोकस का स्वाम आया था 18 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर तक लंबा था, मतलब ये इसका साइज़ था। इसमें रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जयपुर के आसपास दौसा के पास इसको मार दिया गया था। तो ये आपका भी जयपुर में है, फिलहाल राजस्थान में ये क्रॉसओवर हुआ है। लोकस्ट का ये जो स्वाम है ये राजस्थान, जयपुर और मध्य प्रदेश को थ्रेटन करता है और एग्रेरियन डिजास्टर को इंक्रीज़ कर सकता है। ये जो स्वाम है बेसिकली डेजर्ट लोकस्ट का है, जो कि एक स्पीशीज़ है और सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करती है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने जोधपुर में ये बताया था कि 13 लोकस्ट की अपसर्जेस देखी गई हैं 1964 से 1997 में। फिर 2010 के बाद कोई लार्ज स्केल ब्रीडिंग नहीं हुई थी। एक बार जब आउटब्रेक शुरू हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट 2 साल चलता है, फिर 8 साल के लिए शांति हो जाती है, फिर दोबारा ये इस तरह की ये जो है साइक्लिक बेसिस पे लोकस के स्वाम्स आते रहते हैं। ये इतने डिवास्टेटिंग होते हैं कि ईस्ट इंडिया पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट एंड डिजीज़ नॉक्शियस वीड एक्ट 1949 ये बताती है कि वहाँ पे इस एक्ट में ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी मेल पर्सन को जो 14 साल से बड़ा है और रेसिडेंट है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको बुला सकता है कि वो अपनी सर्विसेज दें लोकस्ट को के स्वाम के क्राइसिस से डील करने के लिए। तो ये एक्ट कहीं ना कहीं हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन कॉज हो सकता है स्वाम्स की वजह से। ब्रीडिंग जो है आपका रीज़न क्या है इन लोकस की ब्रीडिंग का? रीज़न है, इनडायरेक्ट रीज़न है आपका वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन की वजह से
कहीं ना कहीं लोकस की ब्रीडिंग ज़्यादा हुई है। लोकस बहुत तेज़ी से गर्मी में और ह्यूमिडिटी में बढ़ते हैं। तो गर्मी हो जाए उसके बाद एकदम रेनफॉल हो जाए तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि इंडियन ओशन काफ़ी तेज़ी से गर्म हुआ था और ये एक डर जताया गया था कि मानसून हो सकता है कम रह जाए क्योंकि एल नीनो का इफेक्ट होगा। बट टोटल इसका ऑपोजिट देखा गया था। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल था पिछले साल, तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था वेस्टर्न इंडियन ओशन में, बट फाइनली जो हमारे यहाँ मानसून हुआ था वो काफ़ी अच्छा आया था, जिससे न केवल इंडिया के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई थी बल्कि ईस्ट अफ्रीका में भी काफ़ी बारिश हुई थी। तो मॉइस्ट जो अफ्रीकन डेजर्ट थी वो मॉइस्ट हो गई थी और इसी वजह से लोकस की ब्रीडिंग इथोपिया के आसपास इथोपियन डेजर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा हुई थी। इथोपिया और सोमालिया में लोकस ने ब्रीड किया था। ये जो ब्रीडिंग के बाद ये क्या होता है कि विंड की डायरेक्शन में लोकस मूव करते हैं, तो फेवरेबल रेन वेयरिंग विंड्स ने इनको इंडिया की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया। कोरोना वायरस की क्वारंटाइन ने ये शो किया कि हाँ, कोरोना वायरस के क्वारंटाइन की वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाया इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और हम पेस्टिसाइड्स को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में स्प्रे नहीं कर पाए थे, इसीलिए लोकस के स्वाम्स जहाँ पे थे वहाँ हॉल्ट नहीं हो पाए। ईरान में भी काफ़ी तेज़ी से इन्होंने ब्रीड किया था क्योंकि वहाँ पे भी जो कंडीशंस हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल थी, तो वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए इंडिया की तरफ आए हैं। पैराडॉक्सिकली लोकस की जो ब्रीडिंग होती है वो सोइंग सीज़न के आसपास बढ़ जाती है और उसी वक्त जो है राजस्थान में अच्छी रेन होने के आसार हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है सोइंग सीज़न कम है और ऐसे में लोकस्ट को बैठने का कहीं जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने का इतना मौका नहीं मिल पा रहा है, पर अब जब सोइंग होगी उस वक्त हरे हरे पत्तियों पे ये ज़्यादा बैठते हैं और हरी पत्तियों पे बैठेंगे, जब ये बैठेंगे तभी जो है हमारा बारिश भी होगी, तो उनके लिए जो है ब्रीडिंग टाइम एकदम परफेक्ट होगा। ऐसे में एग्रीकल्चर डिज़ास्टर हो सकता है। और ये देखिए एक चीज़ क्लियर है कि हमारी जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं वो बॉर्डर्स को ट्रांसेंड करती हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को हमारे सामने काफ़ी अच्छे से एम्प्लीफाई कर दिया है। तो अभी हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस लेना होगा सारी 23 कंट्रीज़ को जो अफेक्टेड हैं लोकस की स्वाम्स की वजह से, सबको एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस लेकर के कोऑर्डिनेटेड मैनर में इनको रोकना होगा, अदरवाइज़ बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आने वाले टाइम में हमें झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है वो है राइजिंग टाइड। तो यहाँ पे चाइना का एक एफर्ट है कि कहीं ना कहीं वो हांगकांग के ऊपर अपनी जो ग्रिप है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है टफ लॉस को पास करके, पर शायद इससे क्या होगा कि हांगकांग धीरे धीरे चाइना से और एलिनेट हो जाएगा। देखिए प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग के अंदर 24 मई के आसपास जो काफ़ी वायलेंट भी थे। ये काफ़ी फैमिलियर चीज़ बन गई है पिछले साल से। पुलिस ने वाटर कैनन्स को यूज़ किया था, टीयर शेल्स को गैस को यूज़ किया था, पेपर स्प्रेस को यूज़ किया था इन प्रोटेस्ट को हटाने के लिए। फिर एक मार्च हुई थी वीकेंड भर, और उसके बाद जो है हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और रीज़न क्या था कि हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नया नेशनल एंथम बिल लाया जा रहा है जो किसी भी उस पर्सन को पनिश करेगा जिसने भी चाइना के नेशनल एंथम को इंसल्ट किया है, और 3 साल तक उसको सज़ा हो सकती है। ये प्रोटेस्ट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इन प्रोटेस्ट के 2 दिन के तुरंत बाद चाइना ने एक और बिल जो है टेबल किया था हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी बिल, जहाँ पे जिसको कहीं ना कहीं एक पावर दी जा रही है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी बिल है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास कर देगा और कोई भी जो लॉ मेनलैंड द्वारा बनाई जा रही है उसको जो है हांगकांग में भी लागू कर दिया जाएगा। हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है, उसको बहुत हाई डिग्री है ऑटोनॉमी की। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हांगकांग के अंदर, और सारी पावर जो है फाइनल एडजुडिकेशन की पावर हांगकांग की जुडिशरी के पास है। मतलब हांगकांग में अगर कोई जुडिशल केस है तो मेनलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल पावर वहाँ पे जुडिशरी के हाथ में होती है। अगर बीजिंग को जो है ये जो बिल पास हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी बिल अगर पास हो जाता है तो बीजिंग को ये सारी पावर्स को ओवरराइड करने की पावर मिल जाएगी। और ऐसे में जहाँ पे ओरिजिनल बेसिक लॉ के तहत बीजिंग के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस वाला एक मुद्दा था जो हांगकांग का बीजिंग को देखना है, बाकी सारी चीज़ें हांगकांग की अपनी काउंसिल के हाथ में है। तो ये कहीं ना कहीं हांगकांग को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है, हांगकांग के बेसिक लॉ को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है नेशनल सिक्योरिटी बिल। 23 आर्टिकल 23 जो है हांगकांग का, वो नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को पास करने की अनुमति देता है, और हांगकांग का जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को रिपील कर सकता है, जिससे कि 2
वन कंट्री और टू सिस्टम का मॉडल आसानी से हांगकांग के अंदर लागू हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 23 को यूज़ करके हांगकांग का जो लेजिस्लेचर है, मीन्स लेजको है, वो कोई भी अगर लॉ बनाई गई है बीजिंग के द्वारा उसको रिपील कर सकता है। और इसी चीज़ को हटाने के लिए बीजिंग नई लॉ ला रहा है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी बिल। बीजिंग ये आर्ग्यू करता है कि पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुए थे वो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा किए गए थे और इससे जो है हांगकांग में सेसेशन हो सकता है और हांगकांग जो है टूट सकता है। इसीलिए हांगकांग की सिक्योरिटी के लिए नेशनल सिक्योरिटी बिल लाना ज़रूरी है और सेंट्रल का जो गवर्नमेंट है, मीन्स बीजिंग का जो एक कंट्रोल है हांगकांग के ऊपर, वो बढ़ना चाहिए। बीजिंग को ये डर है कि वो 2/3 मेजॉरिटी अगर उसको चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। बेसिक लॉ में तभी अमेंडमेंट हो सकता है जब 2/3 मेजॉरिटी हो। तो वो नवंबर से पहले इस बिल को पास कराना चाहता है क्योंकि नवंबर में दोबारा इलेक्शंस होंगे। नवंबर के जो इलेक्शन होंगे उसमें जो है कहीं ना कहीं बीजिंग को डर है कि प्रो डेमोक्रेसी कैंडिडेट्स जीतेंगे और इसी वजह से 2/3 की जो फिगर है वो बीजिंग के हाथ में नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो बिल को जल्दी से जल्दी पास कराने की कोशिश कर रहा है। ये जो नया लेजिस्लेशन है ये बीजिंग की ग्रिप हांगकांग के ऊपर बढ़ा देगा और इसका जो इफ़ेक्ट होगा हांगकांग के ऊपर ऑपोजिट ही होने वाला है क्योंकि हांगकांग को या किसी भी स्टेट को आप उसके लोगों को जीते बिना नहीं जीत सकते। तो कहीं ना कहीं एम है बीजिंग का हांगकांग को जीतने का, हांगकांग के ऊपर अपनी ग्रिप बढ़ाने का, बट इसका जो रिज़ल्ट होने वाला है वो उसका ऑपोजिट होगा। हांगकांग के लोग और ज़्यादा जो है उनको डेमोक्रेसी वो एंजॉय करते आए हैं, मेनलैंड जैसे नहीं है। और मेनलैंड में जिस तरह से प्रोटेस्ट रोक दिए जाते हैं, कब कर दिए जाते हैं, वहाँ पे कोई भी जो है कोई भी एंगर नहीं आता है, सरकार के खिलाफ कोई भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं होता है। हांगकांग में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ से पे लोग ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, ज़्यादा जो है अपनी इंडिपेंडेंस को तवज्जो देते हैं। ऐसे में बीजिंग का जो एक इम्पैक्ट होने वाला है वो अपने लोगों को और ज़्यादा एलिनेट कर देगा और सेसेशन की तरफ धीरे धीरे हांगकांग बढ़ सकता है। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। तो फार्मर डिजर्व द फ्रीडम टू मेक देयर प्रोड्यूस एट अ प्लेस ऑफ देयर चॉइस। तो देखिए कोई भी प्रोड्यूसर होता है उसके पास जब तक आप बेसिक इकोनॉमिक्स का चॉइस का एक उसके हाथ में टूल नहीं देंगे तब तक वो अपने हिसाब से प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर और एलिड प्रोड्यूस का और एक बड़ा एक्सपोर्टर है बहुत सारी चीज़ों का। इसके पीछे एक बड़ा हाथ होता है हमारे फार्मर्स के हार्डवर्क का और उनके एफर्ट्स का। वो अगर हम बोलें तो कहीं ना कहीं निष्काम कर्म करते हैं और यहाँ पे वो अपनी ड्यूटी करते हैं बिना अपने फ्रूट ऑफ लेबर को एंजॉय किए हुए, क्योंकि उनको बहुत कम जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। वो उनको पूरे अगर आप एग्रीकल्चर के सप्लाई चेन में देखेंगे तो सबसे कम जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रोड्यूसर को मिलता है और शायद एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर मिलेगा जहाँ पर प्रोड्यूसर को सबसे कम प्रॉफिट मिलता है। अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है हमारी कंट्री का जिसको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम टू ट्रेड नहीं मिला है वो फार्मर्स हैं। उनके पास एक राइट टू फ्रीडम नहीं है अपने प्रोड्यूस को सेल करने का, इवन अपने नेबरहुड में भी उनको ये फ्रीडम नहीं दिया गया है। रिम्यूनरेटिव प्राइसेस काफ़ी जो है उनके लिए आज के टाइम में भी एक सोच मतलब काफ़ी दूर है, परे है रियलिटी से। उनकी फार्म इनकम मार्केट की मर्जी पे होती है, मिडलमैन की मर्जी पे होती है और मनी लेंडर्स की मर्जी पे होती है। एक एक पैसा जो वो फार्मर्स मेक करता है वो सप्लाई चेन में कहीं कहीं ज़्यादा बना लिया जाता है। मींस अगर फार्मर 1 रुपया बनाएगा तो बाकी सप्लाई चेन के जो प्लेयर्स होते हैं वो उससे दुगना तिगना पैसा बनाते हैं। अल्टीमेटली फार्मर सबसे और कंज्यूमर दोनों ही लोग सफ़र करते हैं। फार्मर को रिन्यूएबल जो है प्राइसेस नहीं मिलते और कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा प्राइसेस देने पड़ते हैं फार्म की प्रोड्यूस को एंजॉय करने के लिए। बहुत सारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया गया इरिगेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में जो फार्मर्स को दिया जाता है। एमएसपी वगैरह में भी काफ़ी सपोर्ट देने की कोशिश की गई है, बट उनको एज ए प्रोड्यूसर के कहाँ सेल करना है इस चीज़ में उनको बांध दिया गया, उनको जो है बंधन में बांध दिया गया था और उनको जो है बेसिक फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दी गई है। फार्मर के ऊपर जो है एक्सप्लॉयटेशन किया गया था बंगाल फैमाइन एक्ट 1943 से। जो एक्सप्लॉयटेशन की रूट है वो बंगाल के फैमिन 1943 से आती हैं। उस वक्त वर्ल्ड वॉर भी था और साथ साथ बंगाल में अकाल पड़ गया था। ऐसे में एक ज़रूरत थी कि फार्मर्स को बताया जाए कि उनको एक पर्टिकुलर जगह ही सेल करना है, क्योंकि अगर उस वक्त फार्मर्स की जो ये प्रोड्यूस है, फार्मर की जो प्रोड्यूस होती है वो एसेंशियल कमोडिटी में आती है। अगर फार्मर्स को उस वक्त जो है ये बंधन में नहीं डाला जाता तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता था। फूड शॉर्टेजेस थी और फूड शॉर्टेजेस की वजह से ही उनको बंधन में डाला गया था।
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एपीएमसी जो एक्ट है, ये प्रिंसिपल सोर्स है वायलेशन का फार्मर्स के राइट टू सेल का। मतलब फार्मर को उनकी चॉइस नहीं मिल पाती है, फार्मर का राइट टू सेल उनके हिसाब से नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एपीएमसी एक्ट एंड बिकॉज ऑफ आपकी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। फार्मर एक विक्टिम है क्योंकि आपका मार्केट बायर्स का है। ये प्रिंसिपल कॉज ऑफ उनकी एक्सप्लॉयटेशन का एक प्रिंसिपल कॉज है। और एक फार्म साइंटिस्ट काफ़ी जिनका नाम काफ़ी जाना माना है, जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम में बारे में बहुत एक टॉल फिगर हैं, MS स्वामीनाथन। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ये आर्ग्यू किया था कि फार्मर को उनका हक मिलना चाहिए, फार्मर को एक उनका राइट मिलना चाहिए कि वो जहाँ चाहें वहाँ पे सेल कर सकें, जैसा वो चाहें वहाँ पर वो सेल कर सकें। अभी कंट्री बहुत दूर है इस राइट को देने के लिए, क्योंकि हमने जो है प्रॉपर वैल्यू चेन्स को बिल्ड नहीं किया है, जिससे कि फार्मर का जो जहाँ चाहते हैं वहाँ पर सेल कर पाएँ। हमारे यहाँ पे क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की कमी है, स्टॉकिंग फैसिलिटी की कमी है, ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल कमोडिटीज़ के ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं है, और इसीलिए फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को डंप करना पड़ता है रोड साइड पर, या फिर जो उनको कैटल को जो है ऑफर करना पड़ता है, या फिर बहुत सस्ते दामों पर अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है। उसके बावजूद भी इतना सारा उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है, फार्मर को राइट उनका नहीं मिलता, राइट टू चूज़ नहीं है उनके पास, फिर भी फार्मर ने कभी काम करना नहीं रोका और कभी भी देश को खाना खिलाना नहीं रोका। देखिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं कंट्री के अंदर, और ऐसे में हमें कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट करने की नीड होती है। पर क्या कंज्यूमर के राइट्स को प्रोड्यूसर के कॉस्ट पे प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्या उन कमोडिटीज़ को वो एसेंशियल कमोडिटीज़ जिससे कंज्यूमर फीड होता है, क्या फीडर को बिल्कुल भी हक नहीं होना चाहिए उसकी राइट टू फीडिंग का? मतलब प्रोड्यूसर को ही उसके खाने का हक नहीं है, क्योंकि हमने उसकी इनकम इतनी लो कर दी है कि उसको खाना नहीं प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो हमें फीड करने के चक्कर में फार्मर खुद अपनी प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाता है, और ये हमारी जो है सिस्टमिक कमी है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक स्टडी हुई थी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के ऊपर, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के द्वारा की गई थी, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये स्टडी का नाम है पूरा। ये स्टडी इसको को ऑथर किया गया था अशोक गुलाटी जी के द्वारा, और इसमें बहुत स्टार्टलिंग रिवलेशंस किए गए हैं। इस स्टडी में ये कंक्लूड किया गया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑलमोस्ट जो है इम्प्लिसिट टैक्सेशन के बराबर अमाउंट, मतलब एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है, एपीएमसी जो एक्ट है और एपीएमसी मार्केटिंग का जो पूरा सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट टैक्सेशन का एक एलिमेंट निहित है। फार्मर्स को ऑलमोस्ट 45 लाख करोड़ का इम्प्लिसिट टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा फार्म इनकम टैक्स फ्री है, बट क्योंकि उनको जो है एग्रीकल्चर मंडियों में ही जाकर सेल करना होता है, इसलिए उनके ऊपर 45 लाख करोड़ की एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, और ये कॉस्ट 2001 से 2016-17 के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि पर साल उनको 2.56 लाख करोड़ की कॉस्ट झेलनी पड़ती है, सिर्फ क्योंकि उनको मंडी के अंदर सेल करना है। और ऐसा किसी और कंट्री में मैंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर एक यूनिक क्लॉज है। तो क्या कर सकते हैं हम फार्मर्स को जो है कि फार्मर्स को हक देने के लिए, फार्मर्स के राइट टू चूज़ रिस्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ ये है कि हम जो पहला फॉर्मल एक्शनेबल अनाउंसमेंट है जो कि फार्मर की फ्रीडम की तरफ लेकर जाएगा, वो है जो फिस्कल स्टिमुलस के वक्त दिया गया था, जहाँ पर एपीएमसी से मतलब इनको हटा दिया गया है और फार्मर्स को एक आज़ादी दी गई है कि वो जिसको चाहे उसको सेल कर सकते हैं। उसके अलावा उन फार्मर्स को 4 लाख करोड़ का सपोर्ट पैकेज दिया जा रहा है फार्मर और एलाइड सेक्टर में, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके, क्रेडिट सपोर्ट दिया जा सके, और ये एक अच्छा फीचर है। और इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को और एपीएमसी एक्ट को रीराइट किया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जा सके। ये एक लॉन्ग वेटेड रिवीजन था, बट इसको बहुत केयरफुली हमें करना है, जिससे कि कोई भी स्कोप ना रहे फार्मर के दोबारा एक्सप्लॉयटेशन का। तो हमें जो है जो भी पॉलिसीज़ बनानी है वो फार्मर की पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है, फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए बनानी है, और ये देखना है कि नई पॉलिसी में नए तरीके से फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो हमें जो है बायर्स को हम अलाउ कर रहे हैं कि डायरेक्टली वो फार्मर का वो अपने फार्म से एक्सेस कर सकें प्रोड्यूस को, बट इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव नेटवर्क होना चाहिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे कि इंडिविजुअल फार्मर्स को जो है कोई भी बायर कहीं किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट ना कर पाए।
ऐसे में हम एक इफेक्टिव लॉ ला सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो नीड ऑफ द आवर क्या है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इफेक्टिव लॉ लानी होगी, जिससे कि इनकम सिक्योर हो सके फार्मर की, उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लाया जा सके। डॉक्टर गुलाटी ने एक रीसेंट आर्टिकल में ये कहा था कि ये 1991 मोमेंट है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे कि 1991 में बाकी सभी चीज़ें लिबरलाइज हुई थी, वैसे ही एपीएमसी एक्ट को हटाना और फार्मर्स को ज़्यादा फ्रीडम देना, ये 1991 मोमेंट है और एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करेगा। एक और जो फीचर है इस पैकेज का जो काफ़ी वो ये है कि ये पैकेज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जो है कवर करता है, जिससे कि ओवरऑल इफेक्ट फार्मर की इनकम की इंक्रीज़ होने पर पड़े। एक स्टडी कराई गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के द्वारा, जिसने ये बताया था कि 3500 फार्मर्स की जो सुसाइड हुई थी वो इसलिए थी क्योंकि फार्मर्स के पास कोई भी सप्लीमेंट्री इनकम नहीं थी डेयरी से या पोल्ट्री प्रोडक्ट से। तो इसीलिए अगर फार्मर्स को जो है, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री में सपोर्ट देते हैं, फिशरीज़ में सपोर्ट देते हैं, या फिर हम बाकी जो एलिड एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें अगर सपोर्ट देते हैं, तो फार्मर की इनकम जो है सप्लीमेंट होगी, उससे कहीं ना कहीं फार्मर के ऊपर जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा। इससे फार्मर को भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ ऑन बोर्ड लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम रेस्ट्रिक्टिव एग्री मार्केटिंग की जो लॉज हैं उनको रिवाइज कर सकें। पैंडेमिक के वक्त बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, बट फार्मर्स के पास ये ऑप्शन नहीं है, उनको खेत में जाके ही काम करना है। लॉकडाउन के वक्त भी वो अपना गेहूं जो है उगाते रहे थे, और गेहूं को उन्होंने काटा था और धान को उगाया था, पल्सेस को उगाया था। फार्मर्स जो है, वहाँ फार्मर का जो आउटपुट है वो पिछले साल से ज़्यादा रहा है। हमारे फार्मर हमारी कंट्री का प्राइड है, और वो बहुत लंबा वो वेट कर रहे हैं कि उनको जो है फ्री किया जाए शैकल से, जो एपीएमसी एक्ट ने और बाकी सभी चीज़ों ने उनको एक शैकल में डाला हुआ था। राइट टू फ्रीडम हमने उनको डिनाई किया हुआ था। वो वेट कर रहे हैं कि कब कोई आकर के उनको ये फ्रीडम का ग्रांट करे, जिससे कि वो अपने हिसाब से जिसको वो चाहते हैं उसको बेच सकें। ये रियलिटी में जल्दी से जल्दी उनके लिए कन्वर्ट होनी चाहिए, और ये रियलिटी में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये भी हमें देखना है कि उनका किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कोई भी स्मॉल फार्मर हो या मार्जिनल फार्मर हो, उसको कोई भी बड़ा जो है बायर किसी भी तरह से एक्सप्लॉयट ना करे, ये चीज़ भी हमें इंश्योर करनी होगी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।